तो आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हैं यूफोरिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उपनियम, मतलब बायलॉज। अब पहली नजर में देखें तो ये ये पूरी तरह से कानूनी भाषा है। क्लॉज, सब क्लॉज, मतलब ऐसा लगता है कि इसे देखकर ही नींद आ जाएगी। बिल्कुल। और यही होता है, लोग जब घर खरीदते हैं तो बाकी सब कुछ देखते हैं, लेकिन इस 100-150 पन्ने की किताब को बस एक फॉर्मेलिटी समझ लेते हैं। हाँ, साइन किया और रख दिया। बस। और फिर बाद में जब कोई इशू होता है तब याद आता है कि अरे कुछ नियम भी थे। और देखिए, आज हमारा मकसद यही है, इस उबाऊ लगने वाले दस्तावेज के पीछे जो जो असली दुनिया है, जो पावर स्ट्रगल है, उसको समझना। हम ये देखेंगे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने का असल मतलब क्या होता है, सदस्यों के अधिकार क्या हैं, कमेटी की जिम्मेदारियां क्या हैं, और जब जब चीजें गलत होती हैं तो रास्ता क्या है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से एक छोटी सी कम्युनिटी का संविधान है। और किसी भी संविधान की तरह इसमें भी अधिकारों और कर्तव्यों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी है। चलिए इसको परत से परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओपनियम आखिर हैं क्या, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि इन दस्तावेजों में लिखा है, हाँ इसमें करीब 20 मुख्य खंड हैं। हाँ और हर खंड एक अलग पहलू को देखता है, सोसाइटी की कानूनी पहचान से लेकर पैसे का हिसाब किताब, चुनाव, झगड़े, सब कुछ। और यहाँ पर संविधान शब्द का इस्तेमाल आपने किया वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसका हर क्लॉज, हर नियम किसी न किसी कानून पर आधारित है। जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, तो ये कोई मनमाने ढंग से नहीं बनाए गए हैं। अच्छा। ये ढांचा इसीलिए है ताकि सोसाइटी किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि एक तय प्रोसेस से चले। मतलब कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सही बात है। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं किरदार है मिस्टर शर्मा। उन्होंने अभी अभी यूफोरिया सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा है। अब वो आते हैं और उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी में रहने का मतलब सिर्फ अपने घर में रहना नहीं है। उनका सामना होता है सदस्यता के कॉन्सेप्ट से। हाँ, ये सबसे पहला स्टेप है। उन्हें बताया जाता है कि आप एक्टिव सदस्य हैं, लेकिन आपकी पत्नी जो जॉइंट ओनर हैं वो एसोसिएट सदस्य हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है। और यहीं से ज्यादातर विवाद शुरू होते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती। ये जो फर्क है ये बहुत बड़ा है। जो एक्टिव सदस्य हैं जैसे मिस्टर शर्मा, असली पावर उन्हीं के पास है। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, मीटिंग में बोलने का अधिकार, सब कुछ। अच्छा। उनकी पत्नी जो एसोसिएट सदस्य हैं, वो मिस्टर शर्मा की गैर मौजूदगी में उनकी लिखित सहमति से वोट कर सकती हैं, लेकिन अपने आप में उनके पास वो अधिकार नहीं है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत बड़ा फैसला हो रहा है, जैसे रीडेवलपमेंट का, बिल्कुल। तो उस पर मिस्टर और मिसेस शर्मा दोनों वोट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही वोट गिना जाएगा, मिस्टर शर्मा का। एग्जैक्टली। एक फ्लैट, एक वोट। और ये नियम इसीलिए है ताकि फैसलों में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इसकी जानकारी न होना कई बार परिवारों के बीच में भी गलतफहमी पैदा कर देता है। ये तो वाकई बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, तो एक एक्टिव सदस्य होने के नाते मिस्टर शर्मा के अधिकार क्या हैं, वोटिंग के अलावा। उनके पास एक तरह की, आप कह सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी टूल किट है। अकाउंटेबिलिटी टूल किट? ये क्या है? मतलब इन नियमों के हिसाब से वो सोसाइटी के किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी खाते या किसी भी मीटिंग के मिनट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ओह वाओ। और ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है, ये पारदर्शिता की रीढ़ है। अगर मिस्टर शर्मा को जरा भी शक हो कि फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, तो ये अधिकार उन्हें सच तक पहुंचने का एक कानूनी रास्ता देता है। ये एक सदस्य के हाथ में एक लीगल हथियार की तरह है। समझ गया। हाँ, लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी तो आती होंगी। बिल्कुल। और उपनियम इस बैलेंस पर बहुत जोर देते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समय पर मेंटेनेंस और दूसरे चार्जेस देना, क्योंकि सोसाइटी उसी पैसे से चलती है। सिक्योरिटी, सफाई, सब कुछ। सब कुछ। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है सामुदायिक जीवन का सम्मान। आप अपने फ्लैट में कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खतरा हो, या फिर पड़ोसियों को परेशानी हो। हाँ, जैसे बहुत तेज म्यूजिक बजाना या कॉमन एरिया में सामान रख देना। इन सब पर सख्त पाबंदी है। और अगर कोई सदस्य इन नियमों को बार बार तोड़ता है तो कमेटी उस पर जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, तो अब मिस्टर शर्मा को अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों समझ आ रहे हैं। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिस्टर शर्मा अपने किचन और लिविंग रूम के बीच की दीवार गिराकर एक ओपन किचन बनाना चाहते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, मॉडर्न डिजाइन है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली, सब फाइनल है। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी से एनओसी मांगते हैं, मैनेजिंग कमेटी मना कर देती है। अब सवाल उठता है,
बॉस कौन है? ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है। एक व्यक्ति की इच्छा बनाम पूरे समुदाय का हित, और यहीं पर पावर का असली टेस्ट होता है। इन दस्तावेजों के हिसाब से सोसाइटी में पावर के 2 सेंटर हैं। एक है मैनेजिंग कमेटी, जो रोजमर्रा के काम देखती है। आप उसे सोसाइटी की कार्यपालिका कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी। हाँ, एग्जीक्यूटिव। और दूसरी है जनरल बॉडी, जिसमें सोसाइटी के सभी एक्टिव सदस्य होते हैं। ये सोसाइटी की विधायिका है, जो बड़े पॉलिसी डिसीजन लेती है। तो मिस्टर शर्मा का जो मामला है दीवार तोड़ने का, ये फैसला कौन लेगा? कमेटी या सब सदस्य मिलकर? देखिए, यहीं पर बारीकी है। पहली नजर में लगता है कि ये तो उनके फ्लैट के अंदर का मामला है। हाँ, उनका अपना घर है। लेकिन अगर वो दीवार कोई लोड बेयरिंग दीवार है, मतलब बिल्डिंग के मेन स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तब ये सिर्फ मिस्टर शर्मा का निजी मामला नहीं रह जाता। तब तो ये पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी का सवाल बन गया। बिल्कुल। और उपनियम साफ कहते हैं कि छोटे-मोटे फैसले जैसे कोई पाइप ठीक कराना या पेंटिंग कराना, ये कमेटी कर सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा फैसला जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करे या जिसमें बड़ा खर्चा हो, या नियमों में बदलाव करना पड़े, हाँ, उसके लिए जनरल बॉडी की मंजूरी जरूरी है, अनिवार्य है। तो कमेटी मिस्टर शर्मा को सीधे ना नहीं कह सकते? एक अच्छी कमेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से रिपोर्ट मांगनी चाहिए और फिर उस रिपोर्ट को जनरल बॉडी मीटिंग में सबके सामने रखना चाहिए। फैसला सबको मिलकर लेना चाहिए। कमेटी सिर्फ मैनेजर है, मालिक नहीं। असली मालिक जनरल बॉडी है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मान लीजिए मिस्टर शर्मा को शक है कि कमेटी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। शायद उन्होंने चुनाव में किसी और को वोट दिया था। हाँ, ऐसा होता है। पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये फैसला नियमों के हिसाब से नहीं बल्कि पसंद नापसंद पर हो रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं? बस व्हाट्सएप ग्रुप पर शिकायत लिखने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप पर लिखने से बस बहस होती है, समाधान नहीं। अगर मिस्टर शर्मा को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो ये उपनियम उन्हें एक बहुत पावरफुल और सिस्टमैटिक प्रोसेस देते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस का पहला कदम क्या है? पहला कदम है सबूत इकट्ठा करना, मतलब रिकॉर्ड मांगना। मिस्टर शर्मा को एक लिखित एप्लीकेशन देकर कमेटी से उन सभी मीटिंग्स के मिनट्स की कॉपी मांगनी चाहिए जिनमें उनके केस पर चर्चा हुई। लिखित में? हाँ, हर चीज लिखित में। अगर कमेटी ने किसी इंजीनियर की रिपोर्ट का जिक्र किया है तो उसकी कॉपी भी मांगने का अधिकार है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इससे मामला इमोशनल नहीं, फैक्ट बेस्ड हो जाता है। और अगर कमेटी रिकॉर्ड देने से मना करे तो? वो अपने आप में एक नियम का उल्लंघन है। खैर, मान लीजिए रिकॉर्ड मिल गए। अगला कदम है अपनी आपत्ति दर्ज कराना। मतलब? मिस्टर शर्मा को अगली मीटिंग में ऑफिशियली कहना चाहिए कि वो कमेटी के फैसले से सहमत नहीं है और उनकी असहमति को मिनट्स में शब्दशः लिखा जाए। ये एक कानूनी निशान छोड़ने जैसा है। अच्छा, ताकि बाद में ये प्रूव रहे कि उन्होंने आवाज उठाई थी। बिल्कुल। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा कदम, मामले को जनरल बॉडी के पास ले जाना, यानी असली मालिकों के पास। हाँ, मिस्टर शर्मा कुछ और सदस्यों का समर्थन लेकर एक स्पेशल जनरल मीटिंग यानी SGM बुलाने की मांग कर सकते हैं, या फिर अगली एनुअल जनरल मीटिंग के एजेंडे में अपना मुद्दा शामिल करवा सकते हैं। जैसा हमने कहा, जनरल बॉडी सुप्रीम है। अगर जनरल बॉडी में बहुमत मिस्टर शर्मा के पक्ष में वोट कर देता है तो कमेटी को वो फैसला मानना ही पड़ेगा। और अगर वहां भी बात ना बने, मान लीजिए कमेटी ने जनरल बॉडी को भी गुमराह कर दिया, क्या कोई आखिरी रास्ता है? हाँ, एक आखिरी और सबसे बड़ा रास्ता है। वो है आधिकारिक शिकायत। हर राज्य में एक कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है जो इन सोसाइटियों के लिए रेगुलेटर का काम करता है। अच्छा। अगर किसी सदस्य को लगता है कि सोसाइटी में नियमों का बड़ा उल्लंघन हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रार के पास सारे सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है। रजिस्ट्रार के पास कमेटी को भंग करने तक का अधिकार होता है। वाह, तो मतलब एक आम सदस्य के हाथ में भी काफी पावर है, बस उसे प्रोसेस पता होना चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरे प्रोसेस में एक ही चीज का ध्यान रखना है, हर कदम लिखित में हो और तथ्यों पर आधारित हो। हवा में आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, नियमों का हवाला देकर बात करनी पड़ती है। ये सिस्टम इसीलिए है ताकि असहमति को पर्सनल लड़ाई न बनने दिया जाए। तो इन सभी नियमों और मिसेस शर्मा की कहानी के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सामाजिक और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है जो नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से बुना हुआ है। एक तरह का लिविंग कॉन्ट्रैक्ट जो हर रोज लागू होता है। सही कहा।
ये ढांचा सदस्यों को आवाज उठाने की ताकत देता है, कमिटी को जवाबदेह बनाता है और झगड़ों को एक सभ्य तरीके से सुलझाने का रास्ता दिखाता है। हमने देखा कि कैसे ये उपनियम एक व्यवस्थित सामुदायिक जीवन की नींव रखते हैं, जहां पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबसे ऊपर रखा गया है। पैसे के हिसाब किताब से लेके चुनाव तक हर चीज के लिए एक प्रोसेस है, ताकि सबको एक बराबर मौका मिले। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर हर सदस्य को सोचना चाहिए। वो ये कि क्या सिर्फ अच्छे नियम बना देना ही काफी है? क्या नियमों का एक परफेक्ट सेट एक अच्छे और सामंजस्यपूर्ण जीवन की गारंटी दे सकता है? या फिर अंत में सब कुछ उन लोगों पर ही निर्भर करता है जो इन नियमों को लागू करते हैं और जो उनका पालन करते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक समुदाय के तौर पर इन नियमों का इस्तेमाल करने के लिए मतलब जवाबदेही की मांग करने के लिए वाकई तैयार हैं, भले वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो।